आयु ने बचाया अमरनाथ जी को। अब तक आपने पढ़ा कि ऑक्शन शुरू होती है और सब लोग उसकी बिल्डिंग करने लगते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजों की बिल्डिंग आयु ने की थी और साथ में कुछ चीजों की अमरनाथ जी ने भी। वहीं अमरनाथ आयु को देखकर सोचने लगते हैं कि वो कौन है। अब आयु लास्ट जो चीज को सब लोग अपने आए हैं वह चीज अपना नाम कर लेती है। अब आगे। अब वह वैल्यूएबल डायमंड नेकलेस आयु का हो चुका था। आयु अपनी मोस्ट प्रिविलेज कार्ड ट्रे में रखकर भेज देती है और सबकी पेमेंट करती है। होस्ट अनाउंस करता है, आज की इवेंट को सक्सेस करने के लिए आप सबको थैंक यू। इस इवेंट के आधे से ज्यादा पैसे हम मराठा ट्रस्ट को डोनेट करने वाले हैं। अगर आप लोग और ज्यादा डोनेट करना चाहते हैं तो वहां डोनेशन बॉक्स के पास जाकर कर सकते हैं। अब कुछ लोग जाकर डोनेशन देने लगते हैं। आयु भी एक अमाउंट लिखकर चेक डोनेशन बॉक्स में डाल देती है। साथ में अमरनाथ जी भी। जब से अमरनाथ जी इस इवेंट में आए थे तब से उन्हें हल्का हल्का लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा था, जिसे वह इग्नोर कर रहे थे। डोनेशन डालने के बाद जब वह बाहर जा रहे थे तब उन्हें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगी। वह गार्डन एरिया में चले जाते हैं और गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं। वहीं आयु भी कॉल पर बात करते हुए इस तरफ आ रही थी। वह दूर से अमरनाथ जी को देखती है, पहले इग्नोर करती है, पर जब देखती है कि वह गहरी सांस लेकर और लेफ्ट हैंड को पकड़कर खड़े हैं तो उसे अजीब लगता है। वह उनके करीब जाने लगती है। अब अमरनाथ जी से नहीं रहा जाता और वह गिरने लगते हैं, पर उससे पहले ही आयु जाकर उन्हें संभाल लेती है और बेंच पर बैठा देती है। वह पूछती है, मिस्टर ओल्ड मैन आप ठीक हो? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? अमरनाथ जी दर्द में कहते हैं, हाँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरी लेफ्ट हैंड भी बहुत पेन कर रहा है। आयु समझ जाती है कि उन्हें चेस्ट पेन हो रहा है, शायद हार्ट अटैक। वह तुरंत उन्हें लेटा देती है और उनके शर्ट के 3 बटन खोल देती है। फिर उनके हाथ की जगह पर प्रेस करके देखती है तो उसे भारीपन लगता है, पत्थर जैसा। अब वह अपनी ब्रोच निकालती है और कुछ प्रेशर पॉइंट्स पर दबाने लगती है। कुछ ही देर में अमरनाथ जी की सांस एक हद तक नॉर्मल होने लगती है। फिर आयु ब्रोच हटाकर अपने हाथों से पंप करना शुरू करती है। कुछ ही देर में अमरनाथ जी नॉर्मल हो जाते हैं। आयु स्टाफ से पानी मंगवाती है और अमरनाथ जी को बैठा कर देती है। वह पूछती है, मिस्टर ओल्ड मैन अब ठीक हो? अमरनाथ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और आप हमें दादाजी बुला सकती हैं। यह ओल्ड मैन थोड़ा अजीब लगता है। आयु कहती है, ठीक है दादाजी, आपको हार्ट अटैक आने वाला था पर मैंने उससे पहले ही वह गैस रिलीज कर दी। अब आपकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होगी, चिंता मत कीजिए। बस एक बार अस्पताल में जाकर चेक करा लीजिए। अमरनाथ जी सर हिला देते हैं। तब तक स्टाफ पानी लेकर आता है। आयु पानी पिलाती है। अमरनाथ जी उसको देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें आयु बहुत पसंद आ गई थी। वह पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? आयु कहती है, मेरा नाम आयरा है। अमरनाथ जी कहते हैं, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वैसे मैंने देखा कि आपने बहुत कम चीजों की बिडिंग की, पर जो सबके लिए खास थी वह आपने ले ली। आयु कहती है, जिस चीज की ज्यादा वैल्यू है मैंने वही ली है।
अमरनाथ जी कंफ्यूजन से पूछते हैं, पर आप वह पहला पीस रॉक आर्ट उसके लिए इतने पैसे क्यों लगाए? आयु मुस्कुराकर कहती है, वही एक मास्टरपीस है जो 28,000 ईयर्स पुराना है। उस आर्ट की हर स्ट्रोक और हर नजर हमारी धरती को रिप्रेजेंट करती है। अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो उसमें एवोल्यूशन दिखती है। वह प्राइसलेस है, पर शायद यहाँ के लोगों को उसकी कीमत नहीं पता। अमरनाथ जी शॉक हो जाते हैं। उन्होंने भी उसे उतना गौर से नहीं देखा था। वह उसे लाइटली ले रहे थे, पर इस लड़की ने बहुत गहराई से देखा था। शायद इस लड़की को एंटीक का बहुत ज्ञान था। अब अमरनाथ जी आयु को बगल में बिठाकर कहते हैं, हम बहुत इम्प्रेस्ड हो गए हैं। क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? अगर कहीं किसी और ऑक्शन में गए तो साथ रहेंगे। और आज से आप हमें दादाजी कह सकती हैं। आप मुझे बहुत पसंद आ गई हो। आयु कहती है, जी दादाजी। वह अपना नंबर दे देती है। तभी उसे कॉल आता है। आयु कहती है, आई एम रियली सॉरी दादाजी, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा। अगर हम फिर मिले तो और टाइम स्पेंड करूंगी। बाय। इतना कहकर वह चली जाती है। अमरनाथ जी के गार्ड्स आ जाते हैं। अमरनाथ जी मुस्कुराते हुए वहां से जाते हैं। उनके मन में अब सिर्फ आयु ही चल रही थी। वहीं आयु वहां से निकलकर एक कैफे पर चली जाती है। अब उसने अपना कोट भी उतर दिया था। वह नीचे फॉर्मल पैंट्स और ऊपर की क्रॉप टॉप में थी। कैफे के अंदर माही और काशवी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो दोनों आयु की तरफ देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब आयु उनके पास बैठ गई तो काशवी पूछती है, ऑक्शन कैसा गया आयु? माही कहती है, क्या वो पिंक डायमंड नेकलेस तुमने खरीद लिया? तो आयु कहती है, हाँ मैंने खरीद लिया। उन दोनों की आंखें चमक जाती हैं। वे दोनों उसके हाथ पकड़कर कहते हैं, यार हमें भी दिखाओ। मुझे भी देखना है। तो आयु हाँ कहती है। वे दोनों खुश हो जाते हैं। अब उसका कॉफी भी आ जाती है तो वह उसे पीने लगते हैं। तभी माही कहती है, यार आयु, आज सुबह मैंने तेरे आशिक का इंस्टा पेज खोला था। वह कोई नया कंसर्ट कर रहा है। तो आयु उसे घूरते हुए कहती है, तुम उसको मेरा आशिक कब बोलना बंद करोगी? तो माही अपने दांत दिखाते हुए कहती है, कभी नहीं। वैसे मैं गलत क्या बोल रही हूं? यार वो बचपन से तुमसे प्यार कर रहा है। और वो आंटी के दोस्त का बेटा है। जो आंटी का लाडला, तुम देखना आंटी तुम्हारी शादी उसके साथ ही कर देगी। तो आयु कुछ नहीं कहती, बस उसे घूरती है। क्योंकि अभी वो कोई अनवांटेड बहस नहीं करना चाहती थी। वह एक गहरी सांस लेकर अपनी कॉफी पीने लगती है। तभी कैफे के अंदर यश और अभिराज एंटर होते हैं, जो कॉफी पीने आए हैं। वह लोग भी वहां बैठ जाते हैं। अब यश ऑर्डर करके अपने आसपास देखने लगता है तो उसकी नजर आयु पर पड़ती है। उसकी आंखें बड़े हो जाती हैं। वह जल्दी जल्दी अभिराज के हाथ पर मारने लगता है। तो अभिराज दर्द से कहता है, अबे क्या है? ऐसे क्यों मार रहा है? तो यश जल्दी से उसका चेहरा आयु की तरफ टर्न करता है। उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। और वह हैरानी से कहता है, यह तो भाभी है ना? तो यश भी हाँ कहता है। अमरनाथ जी ने आयु के बारे में बताया। अब तक आपने पढ़ा कि आयु अमरनाथ जी को बचाती है,
फिर उनके बीच छोटी सी कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद आयु वहां से चली जाती है। वहां माही और काशवी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे तीनों मिलकर कॉफी पीने लगते हैं। तभी उस कॉफी शॉप में यश और अविराज भी आ जाते हैं। अब आगे। अब यश कहता है, यार अभी जल्दी भाई को कॉल कर उनको यहाँ बुलाओ वरना भाभी आज भी मिस हो जाएगी। तो अभी अभिराज जल्दी से एकांश को कॉल करने लगता है, पर दूसरी तरफ एकांश जो मीटिंग में है उसका फोन साइलेंट पर होने की वजह से वह अभिराज का कॉल नहीं उठाता। वहीं अभिराज उसको 10 से भी ज्यादा कॉल करता है पर एकांश नहीं उठा पाता। अब आयु, माही और काशवी भी वहां से जाने लगते हैं। इसे देखकर यश और अविराज निराश हो जाते हैं। फिर वो दोनों कॉफी पीकर निराशा से वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त यश कहता है, मैं अगली बार भाई को फिर से नहीं इन्फॉर्म करूंगा। एक बार कॉल उठा देते तो क्या हो जाता। तो अविराज भी हाँ कहता है। वहीं कुछ समय बाद जब एकांश मीटिंग से फ्री होता है तो फिर से अपने केबिन में आ जाता है। उसके कैबिन में उसके साथ अभी अर्श और अभय भी मौजूद थे, जो 2 दिन बाद होने वाली सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो गैलेक्सी ग्लोबल एंटरप्राइजेज की तरफ से है उसकी प्रेजेंटेशन और बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब उनकी नजर एकांश पर पड़ती है तो वे उसको भी अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। अब वे तीनों मिलकर डिस्कस करने लगते हैं। तभी धड़ाम से गेट खोलकर 2 लोग अंदर आते हैं। यह कोई और नहीं यश और अभिराज थे। उन्हें ऐसे आते देख तीनों की नजर उन दोनों पर पड़ती है। उनके चेहरे पर गुस्सा देखकर तीनों को कुछ समझ में नहीं आता। यश सीधा एकांश के पास जाकर पूछता है, भाई आपका फोन कहाँ है? तो एकांश अपनी जेब में से फोन निकालता है। यश गुस्से से कहता है, आप उसको जाकर किसी नाले में फेंक दीजिए या फिर उसको जला दीजिए। आपके लिए यह फोन ही वेस्ट है। तो एकांश उसको देखकर चौंक जाता है, पर वह फिर से अपने फॉर्म में आते हुए कहता है, आपने मुझे कितनी बार कॉल किया है? यश कहता है, आपने हमारी एक भी कॉल नहीं उठाई। आपको पता है हम आपका वहां इंतजार कर रहे थे। वहां भाभी थीं। तो एकांश हैरान हो जाता है और हैरानी से पूछता है, क्या आयु वहां थी? तो अभिराज कहता है, हाँ भाई, इसलिए तो हम आपको इतनी बार कॉल किए, पर आपने हमारी एक भी कॉल नहीं उठाई और वो भी वहां से चली गई। फिर हम भी वहां से यहां आ गए। तो एकांश अपने हाथ कसकर बंद कर लेता है। वहीं अर्श और अभय भी उनकी बातें सुन रहे थे। वे लोग भी हैरान थे। अब यश बड़ी अकड़ में कहता है, मेरे पास आपके लिए एक चीज है जो भाभी की है। अगर आप चाहते हो तो मुझे नई एडिशन की स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अभी को भी। इतना कहकर वह अभिराज के कंधे पर हाथ रख देता है। अभिराज भी यश की तरह ही एकांश को देखने लगता है। वह तीनों उनको घूरने लगते हैं, पर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एकांश गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ मैं दिला दूंगा, मुझे दे दो। यश खुश हो जाता है और अपने फोन में से आयु का फोटो जो कैफे पर ही उसने क्लिक किया था जिसमें वह कॉफी पी रही थी वह एकांश को दे देता है। जब एकांश आयु का फोटो देखता है तो उसका दिल फिर से धड़कने लगता है और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से उस फोटो को अपने फोन पर सेंड कर देता है और फोन यश को वापस दे देता है। आप दोनों को स्पोर्ट्स बाइक के साथ साथ इस मंथ की डबल पॉकेट मनी। यह सुनकर यश और अभिराज की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। वह दोनों खुश होकर थैंक्स भाई कहकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं एकांश बैठकर आयु का फोटो देखने लगता है। वह उसे जल्दी से अपने होम स्क्रीन वॉलपेपर पर लगा देता है।
उसकी हरकतें देखकर अर्श और अभय को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही एकांश है जो हमेशा सड़ा हुआ मुंह लेकर रहता है। पर वे भी मुस्कुरा देते हैं और अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अब एकांश भी फिर से उन्हें ज्वाइन करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मेशन में इस वक्त वहां सभी लोग थे। इस बार वहां हमारे यंगस्टर्स के साथ साथ मल्होत्रा परिवार और ठाकुर परिवार भी मौजूद थे। वह लोग भी अभी बहुत चिंतित लग रहे थे। नीलांबरी जी पूछती हैं, इतने अचानक क्या हुआ? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थे। तो अमरनाथ जी कहते हैं, पता नहीं, जब से उस ऑक्शन में गया हूं मेरा लेफ्ट हैंड बहुत पेन करने लगा। फिर मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी वहां एक लड़की ने मुझे बचाया। आपको पता है नीलांबरी जी, वह बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। और उसने उस इवेंट के मोस्ट प्रेशियस पिंक डायमंड नेकलेस को बिडिंग करके अपना बनाया, पूरे 800 करोड़ में। तो सब लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। पृथ्वीराज जी कहते हैं, क्या एक बच्ची ने? अमरनाथ जी कहते हैं, हाँ, एक बच्ची ने। उसकी उम्र लगभग 20 या 19 के करीब होगी, पर वह बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। उसकी आंखों में और बॉडी पॉस्चर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं भी प्रभावित होने से नहीं रोक पाया। सब लोग सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने कुछ ही पलों में अमरनाथ जी के दिल में जगह बना ली, क्योंकि आज तक उनके परिवार के सिवा बाहर की कोई भी यह नहीं कर पाया था। वहीं नीलांबरी जी कहती हैं, शुक्र है उस लड़की का जिसने आपको बचाया। अगर अगली बार हम उसे मिलेंगे तो मैं उसे बहुत शुक्रिया कहूंगी। तभी रणधीर जी कहते हैं, उसे घर बुला लेना चाहिए था ना। तो अमरनाथ जी कहते हैं, उसे एक जरूरी काम था तो वह चली गई, और यह भी कहकर गई कि अगर अगली बार मिलेंगे तो आपके साथ जरूर टाइम स्पेंड करूंगी। फिर उन्हें कुछ याद आता है तो वह रानी से कहते हैं, तुम्हें पता है रानी, वह बिल्कुल दिखने में तुम्हारी जैसी है। उसका कॉन्फिडेंस, वह सब कुछ। जब देखता हूं तो मुझे तुम्हारी ही याद आती है। तो सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं। कृषिका जी कहती हैं, पर यह कैसे मुमकिन है? शायद कॉइंसिडेंस होगा। तो सब हाँ कहते हैं। अब पृथ्वीराज जी कहते हैं, चलो सब लोग अस्पताल चलते हैं। अमर, तुम भी चेकअप करा लो। वैसे हम आज अरमान को देखने जा रहे हैं। तो अमरनाथ जी को आयु की वह बात याद आती है कि एक बार चेकअप करा लीजिए। तो वह अपना सर हिला देते हैं। उन्हें इतनी जल्दी मानते देख सब फिर से हैरान हो जाते हैं। निहारिका जी पूछती हैं, पापा इतनी जल्दी मान गए? तो अमरनाथ जी कहते हैं, हाँ, आयरा बेटा ने कहा कि मुझे एक बार चेकअप करना चाहिए। तो सब फिर से हैरान हो जाते हैं। तभी ऋषभ जी कहते हैं, तो उस लड़की का नाम आयरा है? तमन्ना जी अपना सर हिला देती हैं। तो नीलांबरी जी और अर्पिता जी एक साथ कहते हैं, बहुत प्यारा नाम है। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब सब लोग अस्पताल निकल जाते हैं। अब यह बात यंगस्टर्स को भी पता चल गई थी कि अमरनाथ जी को नियरली हार्ट अटैक आया है। तो वह सब लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आर्यमन जी को होश आना। कॉम्प्लिकेशन। अब तक आपने पढ़ा कि यश और अभी निराश होकर कैफे से एकांश के ऑफिस जाते हैं और उसको आयु के बारे बताते तो एकांश को भी रिग्रेट फील होती है। वही प्रताप मेंशन में अमरनाथ जी सबको आयु के बारे में बताते हैं। अब आगे। अभी सब लोग हॉस्पिटल आ गए थे। इसी हॉस्पिटल में 14 सालों से आर्यमन जी की ट्रीटमेंट हो रही थी, पर उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, जिसे सब निराश थे, खास करके अर्पिता जी।
अब एक वार्ड के अंदर अमरनाथ जी का चीजों छेल रहा है और सब बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। अब तभी वहां सभी यंगस्टर्स भी आ गए थे। उनको भी सब कुछ बता दिया गया, तो वो लोग भी बैठकर इंतजार करने लगे, खास करके एकांश, क्योंकि वो अमरनाथ जी का लाडला था। एकांश अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। आज उसको अमरनाथ जी की सुबह के इंसिडेंट सुनकर की हाथों में पसीना आ गया। हमेशा कॉम और कंपोज रहने वाला आज डर रहा था। कुछ वक्त बाद उस वार्ड से डॉक्टर और साथ में पीछे से अमरनाथ जी भी आ रहे थे, तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। एकांश जल्दी से अमरनाथ जी को बैठा देता है और वो खुद उनके पास बैठकर डॉक्टर से पूछता है, मेरे दादू को क्या हुआ? तो डॉक्टर कहता है, माइनर प्री हार्ट अटैक, पर उसको आने से पहले ही उन्हें ट्रीटमेंट दिया गया है, जिस वजह से अभी वो सेफ है। मैंने उनकी और चेकअप की है। अब वो बिल्कुल ठीक है। उनको हार्ट अटैक भी गैस वजह से आया है, पर वक्त रहते ही उनके हार्ट से उस गैस को पंप आउट किया गया है, जिस वजह से वो ठीक है। वरना आज मिस्टर प्रताप को बचाना मुश्किल होता। आपको उसकी शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला गया। वही सब लोग भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि अमरनाथ जी बच गए। अब नीलांबरी जी अमरनाथ जी से कहती है, आपने सच कहा अमर जी, सच में वो बच्ची सच में एंजल है। अगर वो ना होती तो, इतना कहकर वो चुप हो गई। वही बाकी लोग भी वही सोच रहे थे। वही एकांश पूछता है, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिर अमरनाथ जी से, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो अमरनाथ जी कहते हैं, शुभ, हम जिस ऑक्शन पर गए थे वो बच्ची भी वहां आई थी। ऑक्शन में मुझे मेरे लेफ्ट हैंड में हल्का हल्का पेन हो रहा था, पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर ऑक्शन होने के बाद पेन ज्यादा हो गया और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो मैं हवा के लिए गार्डन में चला गया। फिर मैं गिरने लगा तो वो आकर मुझे पकड़ लिया। फिर वहां के बेंच पर बैठकर मेरी ट्रीटमेंट की थी। वो बहुत अच्छी बच्ची थी। उसकी उम्र 19 से 20 होगी। दिखने में बेहद खूबसूरत, खास करके उसकी ग्रीन आंखें। और हाँ, उसकी थोड़े थोड़े रणधीर से मिलते हैं। तो सभी यंगस्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। अब एकांश को भी शक हुआ और उसका दिल धड़कने लगा। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है, उसका नाम बताया आपको? तो अमरनाथ जी मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ बताया। बहुत प्यारा नाम है उसका। नाम है आयराथी। अब उन लोगों को यह कंफर्म हो जाता है। एकांश अपने मन में कहता है, थैंक यू डॉल, थैंक यू सो मच। अब वो अमरनाथ जी के गले लग जाता है। अब अमरनाथ जी कहते हैं, मुझे वो बहुत पसंद आई। इतनी सी उम्र में वो बहुत मैच्योर है। और वो कॉन्फिडेंस जो उसे और भी स्पेशल बना रहा था। वही उनकी बात सुनकर अब सबको उससे मिलने का मन हो रहा था। वही एकांश को भी आयु की तारीफ सुनकर अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। अब पृथ्वीराज जी कहते हैं, चलिए आर्य के पास जाते हैं। तो सब हाँ कहते हैं। फिर सब ऊपर की फ्लोर पर चले जाते हैं। वहां एक बड़ी वार्ड में इस वक्त कुछ डॉक्टर्स परेशान खड़े थे। अब सब फैमिली अंदर आ जाती है। वार्ड के बेड पर इस वक्त एक आदमी लेटा हुआ था। वो आर्यमन जी था, जो इस वक्त कोमा में था। जब सब लोग उन डॉक्टर्स को परेशान देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऋषभ जी उनमें से एक डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर? आप परेशान नजर आ रहे हैं। तो उनमें से एक डॉक्टर कहता है, आज सुबह मिस्टर मल्होत्रा को होश आया था। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। अब रणधीर जी कहते हैं, यह तो अच्छी बात है।
पर आप लोग परेशान क्यों हैं? तो वो डॉक्टर कहता है, अभी मिस्टर मल्होत्रा पोस्ट कोमा से गुजर रहे हैं। अभी वो अपनी आंखें खोले हैं, पर अभी वो मूव नहीं जो सकते। उनकी ऑर्गेन्स अभी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उनको अभी एक सर्जरी की जरूरत है। अगर वो नहीं किया तो उनको सीजर्स आ सकते हैं, जिससे वो फिर से कोमा में जा सकते हैं। या इतना कहकर वो चुप हो जाता है, जिसे सब लोग आगे की बात समझ जाते हैं। यह जानकर कि उनके बेटे के ऊपर अभी भी खतरा है तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं और अर्पिता जी रोने लगती है। तो रणधीर जी उनको संभालने लगे। अर्पिता जी रोते हुए कहती है, आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ रणधीर जी? हमारा बेटा इतने साल कोमा में है, अब बाहर आया भी तो क्या फिर भी वो ठीक नहीं है? इतना कहकर वो रोने लगी। तो बाकी लोग भी इमोशन हो जाते हैं। वही यह सब आर्यमन भी सुन रहे थे, जो अपनी आंखें खोलकर सबको देख रहे थे। उनके आंखों से भी आंसू आ रहे थे। अब अर्श पूछता है, तो आप वो सर्जरी कीजिए ना। तो वो डॉक्टर कहता है, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। अगर हम करें तो भी सक्सेस रेट बिलो 30 है और हम यह रिस्क नहीं ले सकते। तो शौर्य जी तेज आवाज में कहते हैं, तो आप लोग पैसे किस लिए ले रहे हैं? एक डॉक्टर होकर यह कैसे कह सकते हैं? तो वो डॉक्टर कहता है, कॉल्म डाउन मिस्टर प्रताप। अगर हम यह करें भी तो रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे ऑपरेशंस इस दुनिया में दो ही लोग कर सकते हैं। एक है डॉक्टर कैलाश और दूसरी डॉक्टर आयु, जो इंडिया की मिरेकल डॉक्टर है। डॉक्टर कैलाश अभी सर्जरी नहीं कर रहे, पर डॉक्टर आयु से कांटेक्ट कीजिए। अगर वो यह सर्जरी करेगी तो सक्सेस रेट 90 से ज्यादा होगा। उनकी हॉस्पिटल्स अब पूरी एशिया में फेमस है। वो बहुत कम ही सर्जरी करती है जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। तो संजय जी ऋषभ जी से कहते हैं, ऋषु, मैं इंडिया में किसी को जानता हूं जो डॉक्टर आयु के हॉस्पिटल में काम करता है। डोंट वरी, मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। तो ऋषभ जी हाँ कहते हैं। अब सब लोग आर्यमन जी को देखते हैं, जो अपनी आंखें खोलकर उनको ही देख रहे थे। तो सब लोग इमोशन हो जाते हैं। ऋषभ जी जाकर उसका सर सहलाते हुए कहते हैं, तुम ठीक होगे छोटे, हिम्मत रख। तो आर्यमन जी अपनी पलकें झपका देते हैं। अब बाकी लोग भी आर्यमन जी से मिलते हैं, फिर घर के लिए निकल जाते हैं। प्रोजेक्ट हैरानी। अब तक आपने पढ़ा कि सब हॉस्पिटल जाते हैं। वही आर्यमन जी को होश आता है, पर डॉक्टर सबको उनकी एक और क्रिटिकल सर्जरी के बारे में बताते हैं तो वो लोग निराश होकर वहां से चले जाते हैं। अब आगे। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सुबह सिंह प्रताप मिशन में इस वक्त सब लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नीलम्बारी जी और बाकी लोग भी बैठ जाते हैं। फिर सर्वेंट उनका खाना सर्व करने लगते हैं और सब लोग बातें करने लगते हैं। तभी अमरनाथ जी शौर्य जी से कहते हैं, आज गैलेक्सी ग्लोबल एंटरप्राइजेज के साथ हमारा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। यह हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अभी वो एशिया को लीड कर रही है और हम इंडिया जा रहे हैं। तो यह डील हमें बहुत जरूरी है। तो शौर्य जी कहते हैं, जी पापा, मैं भी वही सोच रहा हूं। फिर ईशान की तरफ देखकर पूछते हैं, तुमने अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर दिया ना? तो ईशान कहता है, जी डैड, ऑल डोंट। आज हमारे साथ उस डील के लिए बहुत से लोग लड़ने वाले हैं। बीच में एकांश कहता है, मैं भी। तो सब उसकी तरफ देखने लगे। फिर शौर्य जी कहते हैं, यह तुम मुझे अब बता रहे हो? तो एकांश शौर्य जी को फिर बाकी लोगों को घूरते हुए कहता है,
क्या आपने बताया कि हम लोग इंडिया लौट रहे हैं? तभी सब लोग झेम जाते हैं और अपने नजरें इधर-उधर करने लगते हैं। तो एकांश एक और स्पून खाकर कहता है, यह डील एशिया की सबसे बड़ी डील है। तो इसमें कम से कम 5 कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा। और ग्लोबल गैलेक्सी एम्पायर इतने सालों में पूरी एशिया के साथ साथ अलग अलग सेक्टर में यूरोप और रूस को भी रूल कर रही है। तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी लोग भी हाँ कहते हैं। प्रवल्लिका जी कहती है, मुझे एक बार उस प्रेसिडेंट ए से मिलना था जो अब एक सेंसेशन बन गई है। और आपको पता है, आज मैं भी वहां आ रही हूं। तो शौर्य जी हैरान होकर पूछते हैं, यह बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? और आप किस लिए जा रही है? तो प्रवल्लिका जी कहती है, मैं भी आपको वहां जाकर सरप्राइज करना चाहती थी, पर अब मुझे आपके साथ ही जाना है तो बता दिया। और मुझे वहां लीगल वर्क के लिए गैलेक्सी ग्लोबल टीम ने कंसल्ट किया, तो मैं भी हाँ कह दिया। तो शौर्य जी कुछ नहीं कहते। बाकी सब भी उन लोगों की बात सुनते हुए अपना खाना खा रहे थे। अब यश भी कहता है, भाई मैं भी वहां आऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ए मेरी आइडल है। तो एकांश कहता है, नहीं। तो अब यश अपना खाना छोड़कर एकांश के सामने जिद करने लगा। तो एकांश एक गहरी सांस लेकर हाँ कह देता है। फिर सब ब्रेकफास्ट करके हॉल में आ जाते हैं। तभी बाहर से पृथ्वीराज जी, संजय जी, साथ में रणधीर जी, ऋषभ जी और अथर्व भी आ गए थे। शौर्य जी उन्हें देखकर कहते हैं, अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए, चलिए साथ में चलते हैं। तो वो लोग भी हाँ कहते हैं। फिर सब लोग उसी होटल पर पहुंचते हैं जहां कल ऑक्शन हुआ था। आज भी वहां बहुत लोग आए थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से भी आए थे। अब तक आयु नहीं आई थी, पर उसकी ऑस्ट्रेलिया के ब्रांच के सभी सबॉर्डिनेट्स यहां आ गए थे। उनमें से एक है मिस्टर जोन, जो 40 साल का आदमी था, जो आयु के लिए बहुत लॉयल था। वो वहां की सारी अरेंजमेंट्स को देख रहा था। अब सब लोग अपनी अरेंज की गई सीट्स पर बैठ गए थे। कुछ लोग इवेंट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ लोग अपनी नर्वसनेस की वजह से अपना प्रेजेंटेशन चेक कर रहे थे। कुछ देर बाद मिस्टर जोन स्टेज पर जाकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग जानते हैं कि आज यह मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट ऑफ एशिया द प्रोजेक्ट एक्स करने के लिए एलिजिबल कंपनीज की सिलेक्शन के लिए यह इवेंट रखा गया है। और आज की सिलेक्शन खुद प्रेसिडेंट ए ही करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हम 8 कंपनीज को सिलेक्ट करके कोलैब करेंगे। और 2 कंपनीज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, जो यूरोप और रूसिया की है। अब यह सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभय एकांश को कहता है, यार तेरा इंट्यूशन सही हुआ। तो एकांश कुछ नहीं कहता। शौर्य जी भी ईशान से कहते हैं, एकांश का इंट्यूशन सच में सही हुआ, पर यह उसके सोच से भी ज्यादा है। तो ईशान हाँ कहता है। अब मिस्टर जोन फिर से कहता है, अब मैं आप सबको प्रोजेक्ट डिटेल्स और यह कहाँ बनेगी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इतना कहकर वो वहां की बड़ी सी प्रोजेक्टर में कुछ प्ले करने को कहता है। फिर सबको वहां डिटेल्स दिखने लगते हैं। प्रोजेक्ट एक्स एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। आयु ने इसके लिए बहुत मेहनत किया। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाइफ चेंजिंग है। यह एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें 20 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। यह प्रोजेक्ट अलग अलग कंट्रीज में बनने वाली एक ऐसी सिटीज है जो एक नई मोड़ देंगी। अब सब लोग उसकी डिटेल्स देखने के बाद क्लैपिंग करने लगे। अब वहां बैठे सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट करने की इच्छा और बढ़ गई थी, खास करके एकांश, अथर्व और ईशान को।
वहां यश, अभि और प्रवल्लिका भी थे। यश के लिए तो यह एक इंस्पिरेशन था। वहीं मिस्टर जोन को पता चला कि प्रेसिडेंट ए किसी भी पल में आ सकते हैं, तो वो जल्दी से गेट के पास चला जाता है और बाकी सबॉर्डिनेट भी अलर्ट हो गए। उसको इतनी जल्दी करता देख बाकी लोग जो पार्टिसिपेट करने आए हैं वो भी अलर्ट होकर देखने लगे। प्रेसिडेंट ए को बहुत कम ही लोगों ने देखा है, पर उसके बारे में सब जानते हैं। आज तक मीडिया भी उसकी एक भी पिक्चर क्लिक करने की कोशिश नहीं कर पाई थी। उसका उतना खतरा है, पर आज वो इतने लोगों के सामने आने वाली है। आज यहां मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया। अब 10 मिनट बाद गेट ओपन होती है। सबसे पहले वहां 7 से 8 गार्ड्स अंदर आते हैं, जिनके यूनिफॉर्म पर एक खास लोगो बना हुआ था जो प्रेसिडेंट ए को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक 19 से 20 साल की लड़की उन सब के बीच में से अंदर आती है, जो कोई और नहीं आयु थी। आज वो बहुत ग्रेसफुल, एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी, जैसे हमेशा लगती है। उसने अंदर आते ही अपना मास्क भी उतार दिया था, जिससे सबको उसका चेहरा दिखने लगा। और उसे देखकर एकांश, अभय, अर्श, अथर्व, ईशान, यश, अभि और अमरनाथ जी हैरान हो गए। बाकी लोग तो अभी आयु को नहीं जानते थे, तो वो लोग नॉर्मल ही थे। अब मिस्टर जोन आयु को अच्छे से वेलकम करने लगे, साथ में बाकी सबॉर्डिनेट भी। फिर आयु जाकर स्टेज पर जाती है। फिर सबसे अपनी इमोशनलेस और सख्त आवाज में कहती है, हेलो एवरीवन, अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह प्रोजेक्ट कितनी प्रेस्टीजियस है। एंड आई होप आज की प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग अपना बेस्ट देंगे। इतना कहकर वो स्टेज से उतरकर अपने सीट पर बैठ जाती है। अब बाकी सब भी बैठ गए। एकांश और बाकी लोग अभी भी इस बात से नहीं उबर पाए कि आयु ही प्रेसिडेंट ए है। अमरनाथ जी और आयु, अब तक आपने पढ़ा कि मिस्टर जोन सबको प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर आयरा एंटर होती है तो सब लोग हैरानी से उसको देखने लगे। अब आगे। अब मिस्टर जोन सभी कंपनियों को एक एक करके बुलाने लगे और वो अपने प्रेजेंटेशन देने लगे, पर वह उसकी एक्सपेक्टेशंस से नहीं मिल पाए। अब बारी आती है एकांश की। वह स्टेज पर जाकर खुद अपना प्रेजेंटेशन देने लगता है। वहीं आयु जब एकांश को देखती है तो उसको रेसिंग वाला दिन याद आ जाता है। अब वह ध्यान से उसका प्रेजेंटेशन देखने लगी। वह सच में उस प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो गई थी। एकांश का प्रेजेंटेशन होने के बाद अब लोग तालियां बजाने लगे, सिवाय आयरा के, और उसके एक्सप्रेशंस अभी भी ठंडे ही थे। वही एकांश सिर्फ आयु को देख रहा था। वह उसके एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहा था। अब वह चला जाता है। उसके बाद ईशान, फिर अथर्व, फिर संजय जी भी आकर अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। अब सबकी प्रेजेंटेशन होने के बाद मिस्टर जोन जाकर आयु से कुछ डिस्कस करने लगते हैं। फिर आयु उठकर स्टेज पर जाती है। माइक लेकर कहती है, सबके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हैं, पर मेरी एक्सपेक्टेशन तक कुछ ही लोग पहुंचे हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू शो कि कौन सी कंपनीज इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। इतना कहकर वो मिस्टर जोन को देखती है। मिस्टर जोन तुरंत स्क्रीन पर रिजल्ट्स लगाते हैं। रिजल्ट्स देखकर एकांश, अमरनाथ जी, पृथ्वीराज जी, रणधीर जी, अथर्व, अभय, ईशान, यश, अर्श, अभि और प्रवल्लिका जी खुश हो जाते हैं। अब आयु फिर से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द विनिंग कंपनीज, आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट फ्रॉम योर साइड। तो वो लोग हाँ में सर हिला देते हैं। फिर आयु जोन की तरफ देखकर कहती है, कंप्लीट ऑल लीगल प्रोसीजर्स।
तो वो अपना सर हिला देता है। अब आयु स्टेज से उतर जाती है। कुछ लोग जो उसको पर्सनली जानते हैं वह आकर उससे बात करने लगते हैं। तो वह उनसे बात कर रही थी। अब अमरनाथ जी से रहा नहीं जाता। वह आयु के पास जाने लगते हैं। बाकी लोग भी उनके पीछे जाने लगे। अब वह उसके पास जाकर उसे पुकारते हैं, आयरा बेटा। तो आयु की नजर उन पर जाती है। वहीं उनके पीछे खड़े पृथ्वीराज जी, संजय जी, शौर्य जी, प्रवल्लिका जी, ऋषभ जी और रणधीर जी। अमरनाथ के मुंह से प्रेसिडेंट ए के लिए आयरा सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहीं बाकी यंगस्टर्स तो आयु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आयु उन लोगों से एक एक्सक्यूज लेकर अमरनाथ जी के सामने जाकर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, दादाजी आपका तबीयत ठीक है? आपने चेकअप करवाया? तो अमरनाथ जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हाँ बेटा, हमने अपना चेकअप करवाया और हम भी आज इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, साथ में जीते भी। तो आयु एक नजर स्क्रीन की तरफ देखती है, फिर अमरनाथ को। तो अमरनाथ जी अपना हाथ आगे करते हुए कहते हैं, अमरनाथ प्रताप सिंह। तब जाकर आयु को क्लियर होता है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दादाजी। तो अमरनाथ जी कहते हैं, वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया है, जो बिल्कुल नामुमकिन सा है। तो आयु कहती है, जिंदगी सब कुछ सिखाती है दादाजी। अगर जुनून है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। यह कहते वक्त वो सीरियस थी। बाकी लोग उसकी बातों में छुपी गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब अमरनाथ जी कहते हैं, यह बात तो सही है बेटा, पर आपने जो किया वो सच में कमाल है। जिसको करने में मेरी उम्र निकल गई, आपने उसे इतनी छोटी उम्र में कर लिया। तो आयु हल्की मुस्कान देती है। अब अमरनाथ जी रणधीर जी की तरफ देखकर कहते हैं, ये मेरा दोस्त है और इसकी कंपनी भी सिलेक्ट हो गई है। तो आयु रणधीर जी की तरफ देखकर नमस्ते कहकर उनके पैर छूने को होती है। तो वह उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटियां पैर नहीं छूती। तो आयु हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। वो भी उसके सर पर हाथ रखकर खुश रहो कहते हैं। आयु फिर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहती है। तो वो थैंक यू कहते हैं। उन्हें आयरा से एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। आयरा को भी ऐसा ही लगा। अब वह फिर से कहते हैं, जब अमर ने कल बताया था तो हमने यकीन नहीं किया, पर आप सच में थोड़ी थोड़ी मेरे जैसे दिखती हैं। तो आयु कहती है, हाँ पता नहीं। फिर वो कहते हैं, आप सच में बहुत अच्छी हो बेटा, और थैंक यू कल अमर की जान बचाने के लिए। तो आयु कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है दादाजी, वो मेरे दादू थे। अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करती। तो रणधीर जी मुस्कुरा देते हैं। अब अमर जी पृथ्वीराज जी से आयु को मिलवाते हैं। तो आयु उन्हें देखकर नमस्ते करती है। वो भी नमस्ते कहते हैं। वो आयु को देखकर पूछते हैं, बेटा आप प्रवीण कपूर को जानते हैं? तो आयु कहती है, वो मेरे बड़े हैं, मतलब मेरे मौसा जी। तो पृथ्वीराज जी कहते हैं, तभी आप मुझे देखी देखी लगी। आपके मौसा सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आयु मुस्कुरा देती है। अब अमर जी ऋषभ जी, शौर्य जी और संजय जी से भी मिलवाते हैं। तो वो भी उससे अच्छे से मिलते हैं।
उन्हें भी आयु बेहद पसंद आई थी। अब अमरनाथ जी प्रवल्लिका जी को भी मिलवाते हुए कहते हैं, यह हमारी बड़ी बहू है और साथ में लॉयर भी, जिनको आपने कंसल्ट किया है। तो आयु उसे भी नमस्ते करती है। तो वह उसे गले लगाकर कहती है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा। मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। तो आयु मुस्कुरा देती है। अब प्रवल्लिका जी फिर से कहती है, आपको बहुत बहुत थैंक यू बेटे कि आपने हमारे पापा को बचाया। जानती हूँ यह आपके लिए छोटी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आयु कुछ नहीं कहती। अब अमर जी सभी यंगस्टर्स को एक साथ उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वह हेलो कहती है। तो वो लोग भी उससे हाथ मिलाते हुए हेलो कहते हैं। जब बारी यश और अभी की आती है, तो वे दोनों उतावले होकर एक साथ कहते हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। क्या हमें आपकी ऑटोग्राफ मिल सकता है? तो आयु को वो दोनों थोड़े क्यूट लगते हैं। तो वह अपना सर हिला देती है। दोनों खुश हो जाते हैं। वही एकांश अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को सहलाकर मुस्कुरा रहा था, जिससे उसने अभी अभी आयु से हाथ मिलाया था। आयु का हाथ उसे बहुत सॉफ्ट लगा, और जैसे ही उसने आयु से हाथ मिलाया, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसे और अभ्यर्ष को लगा कि आयु उन्हें नहीं पहचान पाई, पर आयु ने उन्हें पहचान लिया था। आयु का प्रताप मिशन आना। अब तक आपने पढ़ा कि प्रेजेंटेशन के बाद कंपनियां सिलेक्ट होती हैं। उसमें एकांश की कंपनी एईए कॉरपोरेशन, प्रताप इंडस्ट्रीज, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, ठाकुर इंडस्ट्रीज और साथ में दो और कंपनियां भी सिलेक्ट हो गईं। फिर अमरनाथ जी आयु से सबको मिलवाने लगे। अब आगे। अब आयु अभय की तरफ देखकर कहती है, तुम तीनों आज भी नहीं बदले। तो वो तीनों और बाकी लोग भी हैरान हो गए। अभय कहता है, आयरा, क्या तुमने हमें पहचाना? तो आयु कहती है, मैं दोस्तों को जल्दी नहीं भूलती। फिर वह उसके हाथ को पकड़कर उस फ्रेंडशिप बैंड पर हाथ फेरती है, जो तीनों ने पहना हुआ था। यह सुनकर वो तीनों खुश हो गए। अब अभय उसके गले लगकर कहता है, हमने तुम्हें बहुत मिस किया क्यूटी। तो आयु उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहती है, मैंने भी अभय भाई। अब वो एकांश और अर्श को देखकर फिर से अपनी बाहें खोलकर कहती है, तुम दोनों नहीं आओगे? तो वो दोनों भी मुस्कान के साथ गले लग जाते हैं। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, हमने भी आपको बहुत मिस किया डॉल प्रिंसेस। तो आयु मुस्कुरा देती है। फिर वो तीनों उससे अलग हो जाते हैं। अब शौर्य जी पूछते हैं, क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो अभय कहता है, जी शौर्य डैड, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हम आपको आरसेल अकेडमी की क्यूटी के बारे में बताते हैं ना, यह वही है। तो सबको याद आता है। अब प्रावलिका जी कहती हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। बेटा, आपको लंच के लिए हमारे घर आना पड़ेगा क्योंकि घर में सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो आयु मना करते हुए कहती है, नहीं आंटी, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं कल इंडिया जा रही हूं। तो सब निराश हो जाते हैं। पर प्रावलिका जी उसे इंसिस्ट करते हुए कहती हैं, नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। अब सब घर जा रहे हैं और लंच टाइम भी होने वाला है, तो आज आपको हमारे साथ लंच करना ही पड़ेगा। तो आयु उनको इतनी हक से बुलाते देख मना नहीं कर पाई और हाँ कह देती है। तो सब खुश हो जाते हैं। एकांश तो अपने मन में प्रावलिका जी की तारीफ किए जा रहा था। अब मिस्टर जॉन आयु के पास आते हैं, तो आयु का चेहरा, जो अभी सबसे बात करते वक्त नरम था, फिर से सख्त हो जाता है।
अब आयु सबसे एक एक्सक्यूज लेकर जॉन से बात करने लगी। वहीं उसके पल भर में एक्सप्रेशन बदलते देख वो लोग हैरान थे। अभय एकांश के कान में कहता है, इतनी जल्दी तू भी नहीं बदलता, यह तुमसे बहुत आगे है। इस पर एकांश कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वह फिर से सबके पास जाती है और चलने को कहती है, तो वो लोग भी हाँ कहकर उसके पीछे चलने लगे। जब वो गेट के पास पहुंचती है तो उसकी सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और उसका चीफ हेड आकर कहता है, बॉस मीडिया इज क्लियर्ड। तो आयु सर हिलाकर कहती है, ठीक है, आप लोग रोज विला जाइए, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तो वो सब हाँ कहते हैं। अब आयु और बाकी सब बाहर आ गए। वहां उनके अलावा कोई नहीं था। यश आयु से पूछता है, दी आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आई? तो आयु कहती है, क्योंकि मुझे ज्यादा हाई प्रोफाइल रहना पसंद नहीं। तो सबको समझ आता है कि आयु को लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं। अब सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। आयु खुद की गाड़ी से ही उनके साथ जा रही थी। कुछ समय बाद सब प्रताप मिशन पहुंच जाते हैं। अमरनाथ जी ने बाकी सबको रास्ते में ही आयु के आने वाली बात बता दी थी, जिस वजह से वो लोग भी उसका इंतजार कर रहे थे। अब जब वो लोग बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनते हैं तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। मल्होत्रा और ठाकुर परिवार भी हैं, सिवाय तृप्ति के, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई थी। अब गाड़ियों से सब लोग निकलते हैं। आयु भी बाहर आती है। जब बाकी लोग आयु को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मल्होत्रा परिवार को उससे एक अलगसा लगाव महसूस होता है। अब वो सब बाकी लोगों के पास आ जाते हैं। प्रावलिका जी आयु को सबसे मिलवाते हुए कहती हैं, सब लोग इससे मिलिए, यह है आयरा। तो सब खुद ही उससे मिलने लगते हैं। नीलांबरी जी इमोशनल होकर कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि कल आपने मेरे पति को बचाया। तो आयु कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी। इतना कहकर वह उनके पैर छूती है। तो नीलांबरी जी खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, हमारी बेटियां पैर नहीं छूती। तो आयु कुछ नहीं कहती। अब वह बाकी लोगों से भी मिलने लगी। निहारिका जी, प्रीशा जी, अर्पिता जी, कामाक्षी जी और कृषिका जी को आयु बहुत पसंद आ गई। कामाक्षी जी को आयरा के संस्कार बहुत पसंद आए। कृषिका जी आयु को देखकर मन में कहती हैं, काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। अब सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। अब अमरनाथ जी पूछते हैं, बेटा हमने सुना कि आपने अपना बिजनेस 7 साल की उम्र से शुरू किया है। तो आयु कहती है, जी दादाजी, मुझे बचपन से बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और तब की हालत से मुझे जिंदगी ने सिखा दिया कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होना है तो हमें खुद रास्ते पर बिना रुके चलना पड़ेगा। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती है कि वो सबसे ऊपर उठने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की और किसी के आगे न झुकने की कितनी मेहनत कर चुकी है। उसकी बात सुनकर किसी को समझ नहीं आता, पर वो साफ महसूस कर पा रहे थे कि आयु ने इस स्टेज पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। वहीं निहारिका जी, जो थोड़ी चुलबुली टाइप की औरत थीं, बिना सोचे पूछ लेती हैं, बेटा आपके माम पापा क्या करते हैं? क्या उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया है? तो पापा शब्द सुनकर आयु का चेहरा सख्त हो जाता है। वह सीरियस आवाज में कहती है, मेरी मम्मा एक फैशन डिजाइनर हैं, मेरे पापा नहीं हैं। तो सबको यह सुनकर दुख होता है। निहारिका जल्दी से कहती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि आपके पापा नहीं हैं। मुझे ऐसा पूछना नहीं चाहिए था।
आई एम रियली सॉरी बेटा। तो आयु कहती है, कोई बात नहीं आंटी, यह आपको नहीं पता था। मेरे लिए मेरी मम्मा ही मेरी मम्मा और पापा दोनों हैं। आज तक मैंने उन्हें नहीं देखा और नहीं जानती। सबको समझ नहीं आता। अब अर्पिता जी पूछती हैं, क्या मतलब है बेटा आपका? आपने कहा कि वो नहीं रहे। तो आयु कहती है, हाँ वो नहीं हैं। उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़कर चले गए। आयु ने आज तक उन्हें नहीं देखा। अब वह एक गहरी सांस लेकर कहती है, अब इस बात को यही छोड़ते हैं। तो सबको वही ठग जैसा लगता है। वही एकांश आयु को गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी सारी बातें सुनकर वह कहता है, डॉल तुमने बहुत सी मुश्किलों को फेस किया है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुम्हारे ऊपर आने वाली तकलीफ खुद पर लूंगा। इंडिया लौटना। अब तक आपने पढ़ा कि आयु एकांश, अभय और अर्श को कहती है कि वो उन्हें पहचान लिया था। इसके बाद प्रावलिका जी के इंसिस्ट करने पर आयु उनके साथ प्रताप मिशन चली जाती है। अब आगे। अब वो लोग ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं। सबको आयु, एकांश, अर्ह और अभय की फ्रेंडशिप के बारे में पता चल गया। सबको आयु इतनी पसंद आई थी कि वो लोग नहीं चाहते थे कि वो जाए। और वो लोग इस बात से भी हैरान थे कि आयु थोड़ी थोड़ी आर्यमन जी से मिलती है और उसके आंख भी। पर उन्हें भी लगा शायद कोइंसिडेंस होगा। अब सब लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। उसके बाद आयु वहां से जाने को कहती है, पर वो लोग उसको रोक लगाते हैं। पर वो काम है कहती है, तो सब लोग मन मारकर उसको जाने देते हैं। फिर आयु वहां चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्पित जी सबसे कहती हैं, मुझे उससे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। इतनी अच्छी बच्ची है, उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तो बाकी लोग भी अपना सर हिला देते हैं। अब कृषिका जी कहती हैं, काश मेरी बेटी भी उसकी जैसा होती। यह कहते वक्त वो निराश हो जाती हैं। वहीं कामाक्षी जी कहती हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कृषु। तुमने उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो ऋषिका जी अपना सर हाँ में हिला देती हैं। तभी सबका मूड लाइट करने के लिए यश कहता है, आप सबको पता है, आयरा दी ही मेरी भाभी है। तो सब लोग उसको हैरानी से देखने लगे। अभय कहता है, हाँ यह सही कह रहा है। एकांश क्यूटी को बचपन से पसंद करता है और वह उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए वह किसी लड़की को अपने पास भी नहीं आने देता, क्योंकि वह पूरी तरह आयरा की मानता है। तो यह सुनकर सबको हैरानी के साथ साथ खुशी भी होती है। प्रावलिका जी खुशी से कहती हैं, मैं भी जब आयरा को पहली बार देखा था, नहीं सोचा था कि उसको मैं अपनी बहू बनाऊंगी। फिर एकांश की तरफ देखकर सीरियस आवाज में कहती हैं, अगर तुम उसको पसंद करते हो तो जल्दी मेरी बहू बना दो। और अगर उसको नाराज करने या रुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें देख लूंगी, क्योंकि अब मुझे तुमसे ज्यादा वो अजीज है। यह सुनकर एकांश प्रावलिका जी को घूरते हुए कहता है, मैं आपका ही बेटा हूं ना? तो प्रावलिका जी कहती हैं, हाँ, पर अब वो मेरी बेटी है। अब शौर्य जी कहते हैं, मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, अब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगे। अब सब ऐसे ही मिलकर बात कर रहे थे। वही दूसरी तरफ आयु घर पहुंचकर देखती है कि काशवी और माही टीवी देखते देखते सो रहे थे। उनका पोस्चर अजीब था, माही के पैर अटके हुए थे काशवी के सर से। इसे देखकर आयु अपना सर नामे हिलाकर उनको ठीक से सुलाने लगी। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन का साउंड आता है।
वह फोन देखती है तो उसमें एक ग्रुप में उसे इनवाइट किया गया था जिसका नाम एक्स स्क्वाड रखा था। वह समझ गई कि वो कौन है। अब वो भी उस ग्रुप में ज्वाइन होती है। जैसे ही वह ग्रुप में ज्वाइन हुई, 5 लोग एक साथ हेलो का मैसेज भेज देते हैं, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। अब एकांश एक और मैसेज करते हुए कहता है, वेलकम टू दी फैमिली। तो आयु के होठों पर अनायास मुस्कान आ जाती है, जो खुद उसको भी नहीं पता चला। एकांश के ऐसा कहने से उसके दिल में एक तरह की गर्माहट सी भर गई। अब वह भी इन रिटर्न थैंक यू कहती है। फिर फोन ऑफ करके अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगती है। अब उसका चेहरा फिर से इमोशनलेस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रताप मिशन एकांश के रूम में सभी बॉयज बैठे हुए थे। उन सब ने एक ही बार में आयु को मैसेज किया था। लास्ट में उसका थैंक यू का मैसेज देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसके ऑफलाइन होने के बाद सब मिलकर गेम खेलने लगे। रात रोज विला। अब तक काशवी और माही उठ चुके थे। अब वो दोनों और आयु पब जाने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो लोग कल इंडिया के लिए निकलने वाले हैं। अब वो तीनों क्लब चले जाते हैं। वहां खूब एंजॉय करते हैं और थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं, पर ज्यादा नहीं। आयु का अल्कोहल टॉलरेंस ज्यादा है, इसलिए जितना भी पिए उसको नहीं चढ़ा, पर बाकी दोनों को 3-4 बॉक्स में ही बहुत चढ़ गया। फिर एंजॉय करने के बाद आयु उन दोनों को लेकर रोज विला आती है और उन्हें संभालते हुए अच्छे से उनके रूम में सुलाकर एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह 10 बजे वो तीनों इंडिया के लिए निकल जाते हैं। आयु ने यह बात एक्स स्क्वाड ग्रुप में भी बताई थी, क्योंकि वो लोग सुबह ही उसको गुड मॉर्निंग विश कर चुके थे। फिर उनके बीच थोड़ी डिस्कशन होती है और इसी डिस्कशन में आयु ने उन्हें 10 बजे निकलने वाली बात भी बता दी। तो वो लोग भी उसको हैप्पी जर्नी विश करते हैं। इंडिया। अविका जी और अनिका जी को भी पता चल गया था कि वो लोग निकल चुके हैं, तो वो उन तीनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाने लगीं। आज वह दोनों ऑफिस नहीं गए थे, क्योंकि आज वे लोग आ रहे थे। शाम 5 बजे आयु का जेट इंडिया में लैंड होता है। फिर वो तीनों बाहर आते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद माही और काशवी आयु से कहते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं। तो आयु उनको घूरते हुए कहती है, मामा ने मुझे हिदायत दी थी कि आप दोनों को साथ ले आऊं। उन्होंने हमारे लिए अच्छा सा खाना बनवाया है, तो चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना मामा का डांट आप दोनों के साथ मुझे भी पड़ेगी। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हाँ कहते हैं। फिर वो दोनों भी आयु के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वो तीनों जन्नत पैलेस के लिए निकल जाते हैं। आयु ने अपने घर का नाम जन्नत रखा था, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल उसी जैसा था, और रात के वक्त तो वह पैलेस और भी खूबसूरत नजर आता था।